नमस्ते। हाल ही में हम सभी ने पेट्रोल पंप पर वो झटका महसूस किया है ना? कीमतें बढ़ रही हैं और ऊपरी तौर पर देखने से ऐसा लगता है कि ये बस एक और मामूली महंगाई का दौर है। लेकिन आज हम जिस स्रोत का विश्लेषण करने जा रहे हैं, वो हमें बताता है कि पेट्रोल की कीमतों में ये बढ़ोतरी दरअसल एक बहुत बड़ी और कहीं ज्यादा गहरी आर्थिक कहानी का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है। आइए इस विश्लेषण के जरिए उन आंकड़ों की सच्चाई को समझते हैं जो अक्सर रोजमर्रा के शोरगुल में कहीं छिप जाते हैं। अब आधिकारिक तौर पर तो हमें यही बताया जा रहा है कि इन बढ़ती लागतों और महंगाई के पीछे मुख्य कारण अमेरिका और ईरान के बीच का तनाव है। लेकिन क्या वाकई सिर्फ यही सच है? हमारे स्रोत के अनुसार जब हम थोड़ा गहराई में उतरते हैं तो एक अलग ही तस्वीर सामने आती है। पता चलता है कि ये आर्थिक संघर्ष किसी भी वैश्विक युद्ध के शुरू होने से बहुत पहले ही हमारे सिस्टम में अपनी जड़ें जमा चुके थे। तो आज हम इस पूरे स्थिति की परतें खोलेंगे। हम शुरुआत करेंगे ईंधन की कीमतों के तत्कालिक प्रभाव से, फिर बात करेंगे भू राजनीतिक दावों की, उसके बाद हम समझेंगे हमारी संरचनात्मक आर्थिक कमजोरियों को और घरेलू स्तर पर जो वित्तीय संकट है उसे। अंत में हम इनकार और ध्यान भटकाने की रणनीतियों और जवाबदेही की आवश्यकता पर गौर करेंगे। चलिए सीधे पहले बिंदु पर आते हैं, ईंधन की कीमतों का जो तात्कालिक असर हो रहा है। आंकड़े यहाँ बिल्कुल स्पष्ट हैं। हाल ही में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 3 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी हुई है। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात क्या है? तेल कंपनियों का खुद कहना है कि ये 3 रुपये की वृद्धि उनके घाटे का सिर्फ 10% ही कवर कर पा रही है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि आने वाले दिनों में कीमतों में 25 से 30 रुपये तक के बड़े उछाल की आशंका जताई जा रही है। अब देखिए, बात सिर्फ हमारी और आपकी जेब से कुछ अतिरिक्त रुपए निकलने की नहीं है। जब ऊर्जा महंगी होती है तो पूरी अर्थव्यवस्था में एक रिपल इफेक्ट यानी एक श्रृंखला प्रतिक्रिया शुरू हो जाती है। उत्पादन से लेकर माल की ढुलाई तक हर चीज की लागत बढ़ जाती है और इसी वजह से रेटिंग एजेंसियों ने हालात को भांपते हुए अभी से देश के जीडीपी पूर्वानुमानों को घटाना शुरू कर दिया है। आगे बढ़ते हमारे दूसरे हिस्से की तरफ, जिसे स्रोत भू राजनीतिक बहाना कहता है। यहाँ सतह पर हमें एक बड़ा विरोधाभास देखने को मिलता है। एक तरफ आधिकारिक तौर पर यह दावा किया जाता है कि हॉर्मुज़ जल डमरू मध्य में दिक्कतें और वैश्विक तनाव इस संकट की मुख्य वजह है। लेकिन हमारा स्रोत एक बिल्कुल अलग संरचनात्मक सच्चाई की ओर इशारा करता है। विश्लेषण बताता है कि युद्ध जैसी किसी भी स्थिति के शुरू होने से बहुत पहले ही देश में महंगाई बेकाबू हो रही थी, विनिर्माण यानी मैन्युफैक्चरिंग कम हो रही थी और बेरोजगारी पहले ही एक गंभीर रूप ले चुकी थी। और यही बात हमें हमारे तीसरे और शायद सबसे महत्वपूर्ण बिंदु की ओर ले जाती है, हमारी संरचनात्मक आर्थिक कमजोरियां। जरा इस आंकड़े पर गौर कीजिए। अप्रैल के महीने में ही थोक मूल्य मुद्रास्फीति, जिसे हम WPI कहते हैं, 8.3% तक पहुंच गई थी। और सबसे खास बात, ये किसी भी हालिया भू राजनीतिक तनाव के शुरू होने से पहले ही बीते 3 सालों के सबसे उच्चतम स्तर पर थी। ये बिल्कुल साफ कर देता है कि दिक्कत बाहर से नहीं आई, बल्कि परेशानी सिस्टम के अंदर पहले से ही पनप रही थी। स्रोत के इस विश्लेषण में हमारी अर्थव्यवस्था का एक बहुत ही बड़ा असंतुलन सामने आता है। जरा सोचिए, देश का करीब 45% कार्यबल सिर्फ कृषि क्षेत्र पर निर्भर है। लेकिन जब बात जीडीपी में योगदान की आती है तो ये सेक्टर सिर्फ 15 से 16% ही जोड़ पाता है। शहरों में पर्याप्त नौकरियां न होने की वजह से लोग मजबूरी में कृषि की तरफ तो जा रहे हैं, लेकिन वहां उत्पादन या आमदनी उस रफ्तार से बिल्कुल नहीं बढ़ रही है। अब इस गिरावट की समय रेखा को देखिए। विनिर्माण या मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, जिसे असल में रोजगार का एक बड़ा साधन होना चाहिए था, उसका जीडीपी में हिस्सा 2013-14 के 16.7% से गिरकर आज 15.9% पर सिमट गया है। तमाम बड़ी घोषणाओं के बावजूद हम इस मोर्चे पर लगातार पिछड़ रहे हैं और इसके साथ ही लोगों की बचत का जो हिस्सा बैंकों में जमा होता था, वो भी 43% से लुढ़ककर 35% पर आ गया है। देखिए, जब अंदरूनी ढांचा डगमगाता है तो बाहर के निवेशक भी पीछे हटने लगते हैं। इस साल विदेशी निवेशकों ने बाजार से करीब 1.8 लाख करोड़ रुपए वापस निकाल लिए हैं। आज हम 16 सालों में सबसे कम विदेशी पोर्टफोलियो स्वामित्व देख रहे हैं। और अगर डॉलर के नजरिए से देखें तो सितंबर 2021 से अब तक निफ्टी ने निवेशकों को 0 रिटर्न दिया है। यही वो कारण है जिनकी वजह से देश दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था से फिसलकर 6ठे नंबर पर आ गया है।
मैक्रो इकोनॉमिक्स के बाद अब आते हैं भाग 4 पर, घरेलू वित्तीय संकट, यानी इन सब का आम लोगों पर क्या असर हो रहा है। ये एक ऐसा आंकड़ा है जो सच में चौंकाने वाला है। देश में शुद्ध घरेलू बचत अपने 50 सालों के सबसे निचले स्तर पर आ गिरी है। जी हाँ, 50 साल। वित्तीय वर्ष 2023 में ये जीडीपी के 5.3% पर आ गई। लोगों के पास जो वास्तविक वेतन आ रहा है वो या तो वहीं का वहीं अटका है या फिर महंगाई उसे खा गई है। नतीजा, लोग चाहकर भी पैसे नहीं बचा पा रहे हैं। अब सवाल ये है कि जब बचत खत्म हो जाती है तो गुजारा कैसे होता है। जाहिर है लोग कर्ज की तरफ भागते हैं, और यही वजह है कि आज क्रेडिट कार्ड का बकाया कर्ज लगभग 3 लाख करोड़ रुपए के डरावने आंकड़े तक पहुंच गया है। जरा सोचिए, सिर्फ 4 सालों में ये आंकड़ा 2 गुने से भी ज्यादा हो गया है। इसका सीधा सा मतलब है कि आम परिवार अपनी रोजमर्रा की जरूरतें पूरी करने के लिए भारी भरकम कर्ज के जाल में फंसते जा रहे हैं। और जो लोग किसी तरह थोड़ा बहुत निवेश कर भी रहे थे, वहां भी खतरे की बड़ी घंटी बज रही है। SIP यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान्स का स्टॉपेज रेशियो अब 100:1 के पार चला गया है। आसान भाषा में कहें तो अब जितनी नई SIP शुरू हो रही हैं, उससे कहीं ज्यादा पुरानी SIP बंद की जा रही हैं। या तो लोगों का सिस्टम से भरोसा उठ रहा है, या फिर सीधे शब्दों में कहें तो उनके पास निवेश करने के लिए अब पैसे ही नहीं बचे हैं। चलिए अब भाग 5 पर नजर डालते हैं, इनकार और ध्यान भटकाना। स्रोत के अनुसार जब ये सारे आर्थिक संकट बिल्कुल सामने आ गए तो इन बुनियादी खामियों को सुधारने की बजाय क्या किया गया? जनता से अजीबोगरीब अपीलें की गईं। लोगों से कहा गया कि वे पेट्रोल का इस्तेमाल कम करें, सोने के गहने न खरीदें और विदेश यात्राओं से बचें। स्रोत स्पष्ट रूप से कहता है कि अपनी ही खपत को इस तरह कृत्रिम रूप से दबाना किसी भी बड़ी ढांचागत विफलता का वास्तविक समाधान हो ही नहीं सकता। यहाँ राजनीतिक बयानों और असल जमीनी हकीकत के बीच एक बहुत बड़ा फासला नजर आता है। एक तरफ तो ये आधिकारिक बयान आता है कि भारतीय खुदरा निवेशकों में कोई भी शॉक सहने की पूरी क्षमता है, लेकिन दूसरी तरफ अभी हमने जो आंकड़े देखे वो चीख चीख कर कह रहे हैं कि लोग अपनी बची खुची जमा पूंजी भी निकालने पर मजबूर हैं। ये दोनों बातें आपस में बिल्कुल मेल नहीं खाती। और अब हम पहुंच गए हैं आज के विश्लेषण के आखिरी हिस्से पर, भाग 6, जवाबदेही की आवश्यकता। इस पूरे विश्लेषण का सार यही है कि हमें ध्यान भटकाने वाली बयानबाजी से अब बहुत आगे निकलने की जरूरत है। स्रोत मजबूती से ये तर्क देता है कि समाधान तभी निकलेगा जब इस आर्थिक आपातकाल को पूरी पारदर्शिता के साथ स्वीकार किया जाए। अब सिर्फ राजनीतिक दावों से काम नहीं चलेगा, बल्कि टैक्स सुधार, रोजगार सृजन और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बचाने के लिए ठोस और स्पष्ट नीतिगत कार्रवाई की सख्त जरूरत है। और अंत में ये पूरा विश्लेषण हमें एक बहुत ही अहम सवाल के साथ छोड़ जाता है। क्या आम नागरिक सिर्फ इन अस्थायी बहानों को मानकर शांत बैठ जाएंगे, या फिर वे इन बाहरी दावों से परे जाकर देश की आर्थिक सेहत के लिए वास्तविक पारदर्शिता और नीतिगत सुधारों की मांग करेंगे? ये वो सवाल है जिस पर हम सबको गंभीरता से विचार करना चाहिए। आज के इस गहरे विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।